नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। यूपी में कोरोना के आंकड़ों पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार से सवाल। अगर सरकार घर लौटने वाले लोगों को मान रही है संक्रमित, तो मरीजों की संख्या कम कैसे? 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन पर मोदी सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। हर सेक्टर के हिसाब से अलग नीति बनाने की मांग। 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है जीडीपी। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस 50,000 के पार। 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। बीजेपी नेता नहीं मान रहे हैं कोरोना की गाइडलाइंस। बिना मास्क मनोज तिवारी ने सोनीपत में जाकर खेला क्रिकेट। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा नहीं गए क्वारंटीन सेंटर। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के अलावा दूसरी फसलें भी शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट। किसानों की आय बढ़ाना है सरकार का इरादा। कोरोना से पैदा हुए आर्थिक हालात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि लॉकडाउन को 62 दिन हो गए और हर सेक्टर गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लॉकडाउन में सरकार को बेहतर योजना बनाने का वक्त मिला था, लेकिन सरकार चूक गई। केंद्र सरकार की तरफ से जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, उसमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पर्यटन, एयरलाइंस, परिवहन, खुदरा व्यापार, रेस्टोरेंट और निर्माण जैसे सेक्टर को विशेष उपायों की जरूरत होती है, क्योंकि वे बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन सरकार ने इन क्षेत्रों की पूरी तरीके से अनदेखी की। खड़गे ने कहा कि कोरोना महामारी से पहले ही भारत की जीडीपी पिछले 6 साल से लगातार गिर रही है। अचानक लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था का संकट और गहरा हो गया। केंद्र सरकार को वित्तीय पैकेज देकर इस संकट से उबारना चाहिए था, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के तथाकथित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का विशेषज्ञों ने जो विश्लेषण किया है, उसके मुताबिक इस पैकेज के तहत सरकार जीडीपी के करीब 1% के बराबर ही खर्च कर रही है। ये उन लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है जो राहत की उम्मीद कर रहे थे। खड़गे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का जोर केवल हेडलाइन न्यूज पर होता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना के आंकड़ों के आधार पर सीएम योगी के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान सुना। सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और दूसरे प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना संक्रमित हैं। क्या मुख्यमंत्री जी का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं? लेकिन उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमितों की संख्या 6,228 ही बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए संक्रमण के आंकड़ों का आधार क्या है? लौटे हुए प्रवासियों में संक्रमण का यह प्रतिशत आया कहां से? और यदि ऐसा है तो इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्या ये आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य आंकड़ों की तरह ही अप्रमाणित और गैर जिम्मेदार हैं? अगर मुख्यमंत्री जी के बयान में सच्चाई है तो सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ टेस्टिंग, संक्रमण के डेटा और अन्य तैयारियों को जनता से साझा करे और यह भी बताए कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए क्या तैयारी है। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के कहर को रोकने के लिए तमाम नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन लगता है बीजेपी नेता ही इन सब नियमों में यकीन नहीं कर पाकर। सांसद और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी सोनीपत क्रिकेट खेलने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मास्क नहीं पहना। गाइडलाइंस के मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है, लेकिन मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने के लिए सोनीपत पहुंचे, वो भी तब किसी भी तरह के सामूहिक खेल पर गाइडलाइंस में पाबंदी लगी है। मनोज तिवारी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। सदानंद गौड़ा दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे तो क्वारंटीन सेंटर नहीं गए, जबकि फ्लाइट से यात्रा करने पर 7 दिन क्वारंटीन में रहने का नियम है। लेकिन सदानंद गौड़ा ने साफ साफ कह दिया कि वो मंत्रालय संभालते हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वो क्वारंटीन सेंटर नहीं जाएंगे। जबकि कर्नाटक सरकार ने फ्लाइट से आने वालों के लिए 7 दिन क्वारंटीन में रहने का नियम बनाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना गाइडलाइंस केवल आम लोगों के लिए है? क्या बीजेपी नेताओं के लिए यह सब बेमानी है, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना से देश में 4000 से ज्यादा लोगों की
मौत हो गई है और मरीजों का आंकड़ा 1,40,000 के पार पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा से जब ये सवाल पूछा गया कि वो क्वारंटीन सेंटर क्यों नहीं गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको ये भी सुना देते हैं। The movement of this pharma materials, especially the medicines, it is the responsibility of a minister. I was there in Delhi only. I would have come to Bangalore by some other flight. By a chartered flight I would have come. But I have not come. Being a minister, when the flight starts and when I am exempted under the clause by the state government as well as by the central government, I am coming under the exemption clause. तो कह रहे हैं मंत्री जी कि उन्हें तो छूट है। जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पीएम मोदी के निर्देशों का उनकी पार्टी के बड़े नेता ही पालन नहीं कर रहे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन हुआ। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार खिलाड़ी और आम आदमी स्टेडियम में खेलने जा सकते हैं, लेकिन वहां भीड़ नहीं जुट सकती। लेकिन मनोज तिवारी गांव शेखपुरा के क्रिकेट एकेडमी में भीड़ के बीच पहुंच गए। मनोज तिवारी पर सवाल उठे तो उन्होंने सफाई दे दी। ये हमने भी देखा कि कुछ चैनलों ने इसको चलाया, कुछ अखबारों में इसको लिखा गया। मैं हमेशा लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का और नियमों का पालन करता हूं और मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। इसमें बुरा नहीं मानिएगा, जिन लोगों ने इसको चलाया है उनकी नीयत में खोट। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 14,000 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माने तो राज्य में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास अभी 240 वेंटिलेटर और सरकारी प्राइवेट अस्पताल को मिलाकर करीब 4,500 बेड खाली हैं। सरकार ने 117 प्राइवेट अस्पतालों को आदेश दिया है कि वो कोरोना मरीजों के लिए कम से कम 20% बेड जरूर रखें। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन में ढील देने के हफ्ते बाद हमने परिस्थिति का आकलन किया। इससे हमने जाना कि परिस्थिति नियंत्रण में है। कोरोना होता रहे और मरीज ठीक होते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद मौतों को रोकना है। प्राइवेट में 677 टोटल बेड हैं, उनमें से 509 भर चुके हैं। कई लोग प्राइवेट में अपना इलाज कराना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। 677 में से 509 भर चुके हैं, तो केवल 150 पौने 200 बेड्स बचे हैं प्राइवेट में। इसीलिए कल सरकार ने ऑर्डर जारी करके दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। 3,829 बेड सरकारी सिस्टम में हैं, उनमें से 3,164 बेड्स पे ऑक्सीजन है। 3,829 में से केवल 1,478 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो 4,000 बेड हैं, जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 2,500 बेड्स अभी खाली हैं सरकार में। 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड है, 2,500 बेड अभी खाली हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अब इसके दायरे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी आ गए हैं। अशोक चौहान की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के केस कुल 50,000 के पार पहुंच गए हैं और कोरोना से 1,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी लगातार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 51 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 1,809 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 18 पुलिसकर्मियों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र में अब तक 50,000
231 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मुंबई में हुए हैं। मुंबई में 30,542 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। श्रमिक ट्रेनों के रास्ता भटकने को लेकर रेलवे ने सफाई दी है। रेलवे के मुताबिक कुछ ट्रेनों का रास्ता बदला गया था। दरअसल रेलवे ने श्रमिकों की मदद के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं, जिनकी मदद से लोगों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन्हीं ट्रेनों में से कई ट्रेनें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी। इनमें से एक श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र के बसई से यूपी के गोरखपुर के लिए चली और ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई, जिस पर रेलवे ने सफाई दी है कि ऐसा गलती से नहीं हुआ है, बल्कि रूट व्यस्त होने की वजह से ऐसा किया गया है। अब ऐसी खबर आ रही है कि एक दो नहीं बल्कि 40 ट्रेनों का रास्ता बदला गया, लेकिन रेलवे ने यात्रियों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक 23 मई को भी कई ट्रेनों का रास्ता बदला गया। सूत्रों का कहना है कि करीब 40 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका रूट बदला गया है। मजदूरों का कहना है कि जब रूट बदला गया तो उनके खाने पीने तक का ध्यान नहीं रखा गया। इस पूरे मुद्दे पर उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन ने कहा है कि ये प्लानिंग की कमी का मामला है, इसमें स्टेशन स्टाफ की कोई कमी नहीं है। आज तक जो नॉर्मल सिचुएशन थी, कभी भी ये गाड़ी ये नहीं है कि जो उसका लास्ट स्टेशन गोरखपुर है कि तो वो राउरकेला चले जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसमें प्लानिंग की कमी है। प्लानिंग जिसने कंट्रोल ने बनाई और फर्दर जो है डायरेक्शनें दी, उसके मुताबिक ड्राइवर को और गार्ड को चलना पड़ता है। और इनको चाहिए था कि प्लानिंग बना के अगर गाड़ियों का एक जगह से गोरखपुर जाना है, बिहार जाना है, उधर रश ज़्यादा है, उसको गैप रख के रूट अगर चेंज भी करना है तो डेस्टिनेशन स्टेशन चेंज नहीं होता। ये सारी प्लानिंग की गलती है रेलवे की। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में 3 सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी। कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार और एयर इंडिया की अपील पर सुनवाई के बाद दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। कोरोना महामारी के बचाव के दौरान हाईकोर्ट ने विदेश से आने वाली फ्लाइट में एयर इंडिया को बीच की सीट खाली रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको केवल अपने एयर इंडिया की चिंता है, लोगों की सेहत की चिंता भी होनी चाहिए। देश में घरेलू विमान सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। कई मुसाफिरों के लिए ये राहत की खबर है, लेकिन कई को पहले दिन ही निराश होना पड़ा। आधी रात को ही कई मुसाफिर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन वहां उन्हें आखिरी वक्त में उड़ान कैंसिल होने की जानकारी मिली। ऐसे ही 4 युवक हरियाणा से पश्चिम बंगाल जाना चाहते थे, जिन्होंने एक एजेंट के माध्यम से टिकट बुक कराया था, लेकिन यहां घोर लापरवाही हुई क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने फ्लाइट उतरने की अनुमति अपने राज्य में नहीं दी है। उसके बावजूद कैसे एयरलाइन कंपनी ने टिकट बुक किया? फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान लोगों की दिक्कत यह है कि टिकट बुक कराने के बाद उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में वो क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे, ये बड़ी परेशानी है। अभी रास्ते में पता चला है। अभी उधर से 150 किलोमीटर आ गया, 25 मिनट पता चला है। अच्छा, कि रास्ते पे कैंसिल है, तो 500 का एक आदमी का। तो खुलना नहीं चाहिए तो टिकट किस लिए दिया? वो तो कैंसिल करने चाहिए था। तो वही तो सोच रहा हूँ अभी तक। हम लोग जब 50 किलोमीटर आ गए ना, तब हम मेरे को फ़ोन करके बोला फ्लाइट कैंसिल होने वाला है। ये बात बोला। हम लोग जाएंगे कैसे? हम लोग का तो पैसा भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? देखता हूँ क्या करता है। पैसा भी नहीं है खाने के लिए, किधर से जाओ क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो पैसा था उसने टिकट कटवा दिया, आपको कुछ पैसा नहीं है। स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट की माने तो 13 अप्रैल तक शहरों में फंसे कामगारों में से 96% को सरकारी राशन नहीं मिला था और 70% लोगों तक पका हुआ भोजन नहीं पहुंच सका। सरकारी निर्देश के बावजूद कामगारों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। यही वजह थी कि बड़ी संख्या में लोग शहर छोड़कर गांव चले गए। शहरों में रोजगार छिना, काम धंधा बंद हुआ तो भुखमरी से बचने के लिए ये मजदूर गांव चल दिए।
लेकिन गांव से आ रही तस्वीरें बताती हैं कि मुश्किलें यहां भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बुढ़वा गांव का। यहाँ केशकली के बेटे अहमदाबाद से वापस आ गए हैं। अभी कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए सरकारी राशन ही जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। लेकिन क्या वो इन्हें मिल रहा है? पंचायत घरे गई है, प्रधान के लगे, प्रधान का वही की जा चिंतरिया थे कि इनका राशन दिवा जाके, तो चिंतरियों का तो कहते जा जे का कोई दिन जाके अब जितने दिन में मिला तो उतने दिन में दे। अब सिर्फ केशकली ही नहीं, गांव के और लोग भी हैं जिन्हें राशन कार्ड ना होने की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा है। मैंने 3 बार ऑनलाइन कराई है, एक बार कोटेदार से कराई। अच्छा, उसके लिए आपने कोई कीमत भी अदा की थी? मैंने 300 रुपये दिए थे उन्हें और 2 बार बाहर से कराई, वहाँ भी पैसे दिए, लेकिन मेरा कार्ड नहीं बना अभी तक। अच्छा। ना ही कोई राशन मिल पा रहा है, न राशन कार्ड बना हुआ है। राशन कार्ड कब से नहीं बना है आपका? हमारा एक बार बनवा नहीं पाया। अच्छा, ना एक बार नहीं बना, एक बार भी नहीं बनाया। आपका राशन नहीं बनाया तो आपने उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की है? हाँ, सब करा हुआ, करा के जमा करा दी ना, आए नहीं आ देखो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, कोई संभावना नहीं है। गांव वाले इसके लिए कोटेदार पर राशन देने में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोटेदार के अपने तर्क हैं। कि जो कुछ कहा जा कि हम न देवे गल्ला तो हम अपन चली गई रहन। अच्छा, चली के बस जब तक फिर देवे नहीं भी आई तो हम कैसे का कर। अच्छा। आपके सामने ये राशन डीलर हैं और ये बताएंगे कि इन्होंने अनाज क्यों नहीं दिया है। जी जाओ फिर ये सब हमका तमाशा दिखाओ, उनका करन दो, चलो तुम अपन काम देखो। देखो इनका नाम है जी। नहीं, अभी जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों के राशन कार्ड में नाम नहीं है मिली तब अन्य तो देबे कि हम अपने घर से दे देंगे, बताओ जी। बिना राशन कार्ड वाले ही नहीं, जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं उन्हें भी पूरा राशन नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार के दावे हैं कि लोगों को निशुल्क अतिरिक्त गेहूं या चावल के साथ साथ दाल या चना दिया जा रहा है। हाँ, मैं राशन लेने गया था तो वहाँ चावल तो मिले हमें 10 किलो, 2 यूनिट है, हम 10 किलो हमको चावल मिले, चने नहीं थे, कह रहे हैं कि नहीं है। बस हमें कहा इनकी खराब है तो भैया खराब है सही। अच्छा, न दे। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि आप ले जाकर अपनी बकरी को खिला देंगे, इसलिए आपको चना नहीं देंगे। बेटा तो कहाँ से पावन बकरी। ये हालात बताते हैं कि राजधानियों में बैठकर सरकारें गरीबों के लिए लाभ की जो नदियां बहाती हैं, वो गांव की इन गलियों और गरीबों की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। सवाल पुराना है, लेकिन पूछना जरूरी है कि सरकारी आंकड़ों के फायदे जमीन पर क्यों बेहाल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से गौरव तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना के आंकड़ों पर कंफ्यूजन के बीच सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वराज एक्सप्रेस से कहा कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और सभी लोग केवल सरकारी आंकड़ों को ही सही माने।
मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग होती है, उसमें मिस्टर लव अग्रवाल जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो कुछ बात कहते हैं और डॉक्टर गुलेरिया जो आंकड़े देते हैं और जो सिचुएशन बताते हैं उसमें थोड़ा सा विरोधाभास नजर आता है। तो सच्चाई क्या है सर, आप थोड़ा सा समझाइए ना। नहीं, सच्चाई है कि जो प्रमुख लोग और सरकार की तरफ से ऑफिशियल है जी उसमें सही है, और उसमें अगर अलग अलग लोग थोड़ी अलग अलग जानकारी देते हैं तो वो अपने पर्सपेक्टिव से वो जानकारी का मुद्दा है। मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग होती है। प्रकाश जावड़ेकर से पूरी बातचीत आप स्वराज एक्सप्रेस पर देख सकते हैं। कोरोना के कहर के बीच पश्चिम बंगाल पर दोहरी आफत टूटी हुई है। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने चक्रवात अम्फान से प्रभावित पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इसका ऐलान किया था। चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की एक टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल में बचाव और राहत कार्यों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा की थी और राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए सहायता देने का ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने राहत और पुनर्निर्माण के काम में मदद के लिए केंद्र को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि तूफान से प्रभावित इलाकों में बिजली और दूरसंचार सेवाओं की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना के कहर के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अब धान के अलावा दूसरी फसलों को भी शामिल किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का इरादा किसानों की आय बढ़ाने का है और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे अन्नदाताओं के जीवन स्तर में सुधार हो सके। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील करने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस दौरान उन पास रखने वालों को एंट्री की इजाज़त मिलेगी। इसके अलावा ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी गाजियाबाद में एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कोरोना वायरस के अब तक 230 से अधिक केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं। जिले में अब तक 2 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। बॉर्डर सील करने से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यूपी गेट के पास लंबा जाम लग गया। देश भर में ईद का त्यौहार बड़ी सादगी से मनाया गया। हालांकि ईद के मौके पर होने वाली खास रौनक इस बार नजर नहीं आ रही है। लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। हालांकि कई मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई, लेकिन संख्या 2-4 ही नजर आई। ईद प्यार और सद्भावना का त्यौहार है। ईद के दौरान स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं, परिवार और दोस्तों के बीच तोहफों का आदान प्रदान होता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ईद का त्यौहार बेहद सादगी से मनाया गया। और आज भी हम लोगों ने सिर्फ घरों में ही अपनी नमाज़ें अदा करी हैं ईद की, और किसी तरह की कोई हम लोगों ने कोई भी गेट टुगेदर नहीं करी है, किसी भी तरह कोई एक दूसरे के घर, क्योंकि ईद का एक त्यौहार ऐसा होता है कि हम पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद एक दूसरे को बधाइयाँ देने जाते हैं, मुबारकबाद देने जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। लेकिन इस बार इस ईद में ये एक बहुत बड़ी कमी महसूस हुई है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? इरफान हैदर। बच्चों के लिए त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण रहता है जी। क्या लगा आपको कि बच्चे इसको मिस कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लगा, लेकिन अब बच्चे भी अब समझदार हो गए, तो इस बार उन्होंने भी मतलब कोई ज़िद नहीं, कुछ भी नहीं, ना किसी के नए कपड़े बने ना कुछ, बिल्कुल घर में ही सब हुआ, नमाज़ पढ़ी और घर में भी गले नहीं मिले, और इसी तरीके से इस बार ईद मनाई है। पूरे देश में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में तो जैसे इसका कोई और छोर ही नहीं है। जैसलमेर में पारा 47 डिग्री के पास पहुंच गया है। कुदरत के इस कहर के बीच जवान दोहरी परीक्षा दे रहे हैं। एक तरफ कोरोना का कहर और गर्मी का सितम। इस सब के बीच जवान बॉर्डर पर तैनात हैं और गर्मी के लिहाज से उनके लिए पानी और शिकंजी का इंतजाम किया गया है। तो गर्मी में आना की ड्यूटी का भी मुश्किल है, लेकिन इस बार हमने जाब्ते के लिए विशेष व्यवस्थाएं फिर भी अपनी तरफ से सुनिश्चित करी है।
शहर में जहाँ जहाँ पिकेट्स हैं हमारे वहाँ पर टेंट लगवाए हैं। बाहर भी जहाँ छाया की व्यवस्था नहीं है वहाँ टेंट्स की व्यवस्था करवा रहे हैं। पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, कैंपर वगैरह रखवा रहे हैं। जवानों को बीच में डिपार्टमेंट की तरफ से पानी की बोतल्स भी जन सहयोग से बांटी गई थी, तो वो भी है। तो इन सब के बावजूद भी अगर गर्मी है तो हम जनरल इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, नींबू पानी भी जन सहयोग से पिलवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक गर्मी से लड़ने का और अपना मनोबल बनाए रखने के लिए हम पूर्णतः जवानों को मोटिवेट करते हैं। कोरोना की मार के बीच बिहार में भी गर्मी चरम पर है। महाचक्रवात के वापस लौटने से हवा के रुख में बदलाव ने पटना समेत पूरे बिहार में गर्मी को भीषण तौर पर बढ़ा दिया है। पारा 44 डिग्री के पार चला गया है। कोरोना के साथ गर्मी के लॉकडाउन से शहरों में एक बार फिर सन्नाटा है। पहले से कोरोना का कहर है और अब भीषण गर्मी की वजह से दुकानदार बिक्री न होने से खासे परेशान हैं। गर्मी फिलहाल जो है चिंता पैदा कर रही है। देखे ककड़ी और खीरा बेचने वालों ने अपनी यहाँ रेहड़ी लगा रखी है कि ठंड में गर्मी में जो है ठंड का एहसास हो, लेकिन शायद खरीदार नहीं आ रहा है। खरीदार नहीं आ रहा है सर, हम लोग अपने मर रहे हैं। 300 ककड़ी लाते हैं तो 150 बिकता है, 150 सवेरे बीघे पड़ता है, कोई उसका रेट नहीं रहता है। तो गर्मी में तो बिक्री होती है, लेकिन नहीं सर, कोई आदमी है नहीं तो बिक्री क्या रहेगा। बिक्री नहीं है, एकदम नहीं है, 0 पॉइंट पर चल गया हुआ है। तो आपने तो पूरा नारियल स्टॉक कर रखा है, कैसे बिक्री होगी? एक 8 को बिक रहा है, भर में 10 को बिक रहा है नारियल पानी। पहले 100 को बिकता था दिन भर में, अभी 10-20 को बिकिए। तो गर्मी ने भी कमाई मारा है। कमाई बहुत मर गया हुआ है गर्मी में। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। वो पिछले 2 हफ्ते से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। 96 साल के बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तरफ से चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में शामिल थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक के फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल का उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। उन्हें 1957 में पद्मश्री से नवाजा गया था। बलबीर सीनियर ने लंदन, हेलसिंकी और मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। बलबीर सिंह के निधन पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज एक्सप्रेस पर विज्ञापन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मेल करना होगा sales@newsplatform.in पर। अब मुझे